नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर, जहां पर हम सभी लोग इस वीडियो की सीरीज में भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास का अध्ययन कर रहे हैं। यह टॉपिक शिक्षा शास्त्र विषय से जो छात्र बीए फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और या फिर जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं या फिर वो प्रतियोगी छात्र जो शिक्षा शास्त्र विषय से नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है। और इससे पूर्व भी हम लोगों ने भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास पढ़ते हुए वैदिक, बौद्ध, मुस्लिम तथा 1813 के आज्ञा पत्र का भी अध्ययन किया है। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और भी वीडियो और पूरा सिलेबस हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। तो पिछले लेक्चर में जो चर्चा हुई थी वो चर्चा थी भारत में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई शिक्षा नीति, या कहें कि शिक्षा के लिए जो धनराशि की व्यवस्था की गई उससे संबंधित चर्चा हुई थी। तो 1813 को हमने देखा। अगर क्विक रिवीजन करने की बात कहें तो 1813 के आज्ञापत्र में ईसाई मिशनरियों को भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार की अनुमति प्राप्त हुई। दूसरा, 1813 के आज्ञापत्र में ही कंपनी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया कि वह भारत में शिक्षा व्यवस्था का जिम्मा अपने का उत्तरदायित्व स्वयं निर्वाह करे। और तीसरी ये बात कही गई कि उस धारा 1813 के आज्ञापत्र की धारा 43 में कि भारतीय साहित्य एवं भारतीय विद्वान तथा भारतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को तथा ब्रिटिश शासित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को विज्ञान का ज्ञान कराने के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की जाएगी। अब उसके बाद साहित्य और विद्वान शब्द की व्याख्या और इस धनराशि के व्यय की मद व्याख्यान्वित नहीं की गई, जिसको लेकर मतभेद हुआ और उस मतभेद के कारण 2 विचारधाराएं उत्पन्न हुई थीं, जिन्हें प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहा गया। और यह विवाद लगभग 20 वर्षों तक चलता रहा, जिस कारण कोई उचित शिक्षा नीति नहीं बन सकी। फिर से 20 वर्ष बीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक आज्ञापत्र प्राप्त होना था, और वह आज्ञापत्र था 1833 का आज्ञापत्र। इस 1833 के आज्ञापत्र में जो आज्ञापत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ करते थे वह मात्र शिक्षा के लिए ही नहीं होते थे, अपितु अन्य प्रशासनिक और सामाजिक राजनीतिक कार्यप्रणाली के निर्देश भी ब्रिटिश पार्लियामेंट से प्राप्त होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। और शिक्षा संबंधित भी बात होती थी। तो जो शिक्षा संबंधी चर्चा थी वह जो धारा 43 में 1 लाख रुपए की व्यवस्था थी, उस 1 लाख रुपए को की धनराशि को बढ़ाकर 1833 के आज्ञापत्र में वह धनराशि 10 लाख रुपए कर दी गई। अन्य एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय भी लिया गया। वह प्रशासनिक निर्णय ये था कि भारत में जो केंद्र थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वह प्रारंभ में 3 केंद्र थे, बंगाल, मद्रास और बम्बई। इन 3 केंद्रों से वह अपना कार्य करते थे। इन तीनों केंद्रों पर जो गवर्नर थे, उन तीनों गवर्नर का जो मेन बॉस होगा वो गवर्नर जनरल होगा, और वो व्यक्ति होगा जो बंगाल प्रांत का गवर्नर होगा। यानी 1813 के आज्ञापत्र के अनुसार गवर्नर जनरल बंगाल प्रांत के गवर्नर को बनाया गया। अब बंगाल के गवर्नर को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, यानी उसको गवर्नर जनरल बनाया गया। तो जाहिर सी बात है उसके कार्य संचालन के लिए उसे एक प्रॉपर टीम अरेंज करके दी जाएगी, जो उसको लीगल एडवाइस करेगी, जो उसको पॉलिटिकल एडवाइस करेगी, जो उसको सोशली एडवाइस करेगी। इस तरीके से पूरी टीम उनके लिए निर्धारित की गई। और उसी टीम में एक व्यक्ति था जो कानूनी सलाहकार के रूप में भारत आने वाला था, वो था मैकाले। सन 10 जून 1834 को मैकाले भारत आता है और वह गवर्नर जनरल की काउंसिल का एक लीगल एडवाइजर, कानूनी सलाहकार बनकर भारत में प्रवेश करता है। उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय के गवर्नर जनरल साहब थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो थे
वह प्राच्य पाश्चात्य विवाद और शिक्षा नीति के लिए प्रयासरत थे, परंतु उस विवाद के कारण वह अपना कोई कार्य सही से कर नहीं पा रहे थे। तो जब भारत में मैकाले आता है 10 जून 1834 को, तो यह कानूनी सलाहकार बनकर आया था, परंतु मैकाले अंग्रेजी भाषा और साहित्य का एक प्रकांड विद्वान भी था। साथ ही साथ वह कुशल वक्ता भी था और अच्छा लेखक भी था। इस तरीके से जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने मैकाले को जन शिक्षा या लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया और उनसे कहा कि आप एक काम करिए कि इस समय भारत में शिक्षा संबंधी सर्वेक्षण भी होना है अन्य अन्य प्रांतों का, तो बंगाल प्रांत का भी कार्य बंगाल प्रांत में जो शिक्षा नीति बनाई जाए उससे संबंधित हमें सुझाव दीजिए। और दूसरा एक बड़ा कार्य करिए, जो ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद है उससे संबंधित सुझाव तथा जो धनराशि का झगड़ा चल रहा है उस धनराशि का मद भी परिभाषित करने का कष्ट करें। तो ये 3 काम फिलहाल इनको दिए गए मैकाले को। एक था जो साहित्य और विद्वान शब्द की व्याख्या करना, दूसरा था धनराशि की व्यवस्था देखना, तीसरा था शिक्षा नीति का कार्य करना। तो तीनों कार्यों के लिए इसने अपना काम प्रारंभ किया और इसने सबसे पहले तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत करने का कार्य प्रारंभ किया और 1813 की जो तत्संबंधी धारा 43 थी उसका गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया। तत्पश्चात जो कंपनी के प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विचारक थे उनके संबंधित लिखित वक्तव्य थे उन सबका भी उसने प्रॉपर अध्ययन किया और उस अध्ययन करने के बाद 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र वो गवर्नर जनरल को प्रस्तुत करता है। तो जाहिर सी बात है मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया, तो 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना विवरण पत्र सरकार को सबमिट कर दिया है। देखिए मैंने 1 लाइनर प्रश्न बनाए हैं जिससे आपको सीधा प्रश्न भी समझ में आ जाए, और चूंकि 1 लाइनर बताने से ही आपको पूरी बात समझ नहीं आएगी इसलिए कहानी के रूप में मैं पूरी बात आपको समझा रहा हूँ। तो जब पूरा अध्ययन करने के बाद मैकाले ने अपना विवरण पत्र जब मैकाले गवर्नर साहब को प्रस्तुत किया, तो प्रस्तुत करते समय उसने इन 3 बातों का व्याख्या कैसे की है आइए देखते हैं। तो 1813 की जो आज्ञा पत्र था उसकी जो धारा 43 थी उसमें जो वर्णित धनराशि थी उसकी व्याख्या करने के लिए उसने कहा कि पैसा हमारा है, हम इसे जिस मद में चाहे व्यय कर सकते हैं। धनराशि को व्यय करने में किसी प्रकार का बंधन नहीं है, हम चाहे साहित्य पर खर्च करें, हम चाहे विद्वान पर खर्च करें, चाहे हम देसी विद्यालय के लिए खर्च करें, चाहे हम अंग्रेजी विद्यालय के लिए खर्च करें। ये धनराशि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रस्तुत की है शिक्षा संबंधी व्यवस्था करने के लिए, और उसे हम जिस मद में चाहे खर्च कर सकते हैं, इस पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है। चलिए भाई, पैसे की बात तय हो गई। आइए देखते हैं साहित्य शब्द का क्या हुआ। तो साहित्य शब्द का जो झगड़ा था उसमें कहा कि प्राच्यवादी कह रहे थे नहीं, भारतीय साहित्य अरबी और संस्कृत की बात हो रही थी, और पाश्चात्यवादी कह रहे थे कि अंग्रेजी पढ़ाइए। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं है, लड़िए मत आप लोग, साहित्य से तात्पर्य केवल भारतीय साहित्य यानी संस्कृत व अरबी से ही नहीं अपितु इसकी सीमा में पाश्चात्य साहित्य भी आता है। दोनों विषय से संबंधित लोग साहित्य का रखरखाव की जो बात हो रही है वो साहित्य का मतलब दोनों अरबी संस्कृत और अरबी भाषा के साहित्य तथा अंग्रेजी भाषा के साहित्य दोनों इसकी सीमा में आते हैं इस साहित्य शब्द के अंतर्गत। तीसरा शब्द बचा क्या? विद्वान। धनराशि की बात हो गई, साहित्य की बात हो गई, और तीसरी बात आ गई विद्वान। विद्वान क्या कहा? तो उन्होंने कहा झगड़ा मत करो, विद्वान शब्द के अंतर्गत इस सीमा में भारतीय भाषाओं का विद्वान भी आता है, और अंग्रेजी साहित्य का भी कोई अगर विद्वान है तो उसको भी इस धारा 43 में कहे गए शब्द के आधार पर विद्वान कहा जाएगा, और उसके विकास के लिए धनराशि खर्च की जा सकती है। तो अंग्रेजी साहित्य का विद्वान वो कहलाएगा जो लॉक का दर्शन जानता हो, मिल्टन की कविताएं जानता हो, और न्यूटन के भौतिक से परिचित हो, न्यूटन की जो फिजिक्स है उससे परिचित हो। तो इस तरीके से इसने तीनों मद की व्याख्या की, परंतु आप बिल्कुल भी इस शब्द का इस सवाल का जवाब बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे कि पाश्चात्य विवाद का अंत किसने किया। तो मैकाले का विवरण पत्र ये
विवाद का अंत नहीं कर पाए हैं, यह विवाद चलता रहा, सिर्फ इन्होंने इसकी व्याख्या की है। चलिए भाई, तो इसने ये बात कही भी कि यह इतिहास का दुखद पक्ष है कि 1813 की आज्ञा पत्र की धारा 43 पूरे 20 साल यानी 1833 तक निष्क्रिय रही। तो ये 3 काम तो इसने कर दिए। अगला इसका एक महत्वपूर्ण काम था क्या? शिक्षा संबंधी नीति बनाना या शिक्षा संबंधी सुझाव देना गवर्नर जनरल को। तो इसने क्या किया है? बहुत जल्दी में थे ये भैया, एक ही साल में इन्होंने सारा अध्ययन कर लिया है और क्या कहते हैं कि जो भी प्राच्य साहित्य है वो पूरी तरीके से, मतलब इसने बहुत आलोचना की है प्राच्य साहित्यों की, प्राच्य भाषाओं की और जन शिक्षा की, तो पूरी तरीके से इसने व्यवस्था ही तोड़ दी। तो किस तरीके से और अंग्रेजी शिक्षा को स्थापित करने का कार्य इसने किया है, पूरी तरीके से यह एक प्रीजुडिस थे और अंग्रेजी के माध्यम से भारतीय संस्कृति और साहित्य का को नष्ट करने का एक षड्यंत्र इसके मस्तिष्क में था और जिसका अक्षरता इसने पालन किया है। और लगभग सारे अंग्रेज शासकों ने इस सिद्धांत का अक्षरता पालन किया कि यदि किसी देश को दास बनाकर रखना है तो उसके साहित्य और संस्कृति का विनाश कर देना चाहिए। इसी सिद्धांत पर यह भी आगे कार्य करता है और क्या कहता है ये देखते हैं। कहता है कि प्राच्य साहित्य और ज्ञान की शिक्षा निरर्थक है, बेकार है। प्राच्य साहित्य यानी भारतीय साहित्य और ज्ञान बेकार है, इसे पढ़ना बेकार है और यहाँ के स्कूलों को भी बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल बेकार है। गुरुकुल जैसे विद्यालय जो चल रहे हैं, देसी विद्यालय चल रहे हैं, पूरी तरीके से इनको बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये जानता था। तो इस प्रकार वह अपना शिक्षा संबंधी सुझाव प्रस्तुत करना शुरू करता है, जिसकी पहली बात की चर्चा मैंने आपको बताई कि इसने पूरी तरीके से प्राच्य साहित्य और ज्ञान की शिक्षा को निरर्थक बता दिया। कहता है कि प्राच्य साहित्यों में 30-30 फुट लंबे राजाओं का वर्णन मिलता है, ये पूरी तरीके से अंधविश्वास और मूर्खतापूर्ण तथ्यों से भरे हुए हैं। ऐसा चिकित्सा शास्त्र है जिस पर अंग्रेज पशु चिकित्सकों को भी शर्म आ जाएगी और ऐसा ज्योतिष शास्त्र है कि जिस पर अंग्रेजी स्कूली लड़कियां हंसेंगी, जिसे पढ़ना और पढ़ाना पूरी तरीके से निरर्थक है। अतः इस जो अरबी और संस्कृत के स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इन पर सरकारी धन व्यय करना बिल्कुल व्यर्थ है और उसे तुरंत तत्काल बंद कर देना चाहिए। जिस देश ने, जिस संस्कृति ने विश्व को पहला विश्वविद्यालय दिया है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिस संस्कृति ने, जिस साहित्य ने नालंदा विश्वविद्यालय देकर के शिक्षा संबंधी ख्याति प्राप्त की है, उस तथ्य और ज्ञान को ये किस प्रकार से उसका अवमूल्यन कर रहा है, आप देख और समझ सकते हैं। दूसरा, अपने साहित्य की प्रशंसा करते हुए क्या कहता है? पाश्चात्य साहित्य और ज्ञान की शिक्षा महत्वपूर्ण है, अतः अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बना लेना चाहिए और अंग्रेजी शिक्षा पढ़कर ही आप आगे कुछ कार्य कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको। कहता है कि किस प्रकार से उसने अलमारी वाली चर्चा की है। फिर तीसरी बात होती है, उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था की जाए और शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति अपनाई जाए। ठीक है, उच्च मतलब उसने कहा कि जनसामान्य के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है, इसीलिए हम अभी सिर्फ उच्च वर्ग के लिए ही शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं, जिसे निस्यंदन सिद्धांत कहा जाएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की तो बात करता है, लेकिन ये पूरी तरीके से भारतीयों को उनकी संस्कृति से दूर कर किस प्रकार ईसाई बनाना चाहता है, उसका भी विवरण मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, जिसमें उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा है जिसे चर्चा की है। मैकाले कहता है, पहली लाइन जो पहला स्टेटमेंट है उसके संबंध में ये बात है कि यद्यपि मैं संस्कृत और अरबी ज्ञान से अनभिज्ञ हूँ, किंतु श्रेष्ठ यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारतीय एवं अरबी भाषा के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। इस तथ्य को प्राच्यवादी भी सहर्ष स्वीकार करेंगे। देख लीजिए किस प्रकार से अपने मुँह मियाँ में ठू बन रहे हैं ये। दूसरी बात कहता है कि भारतीयों में जो प्रचलित, जो ये अपनी अंग्रेजी भाषा की महत्वपूर्ण क्यों कह रहा है कि भारतीयों में जो प्रचलित क्षेत्रीय भाषाएं हैं, साहित्य व वैज्ञानिक दुर्बलता का पूरी तरीके से शिकार हैं। वे पूर्ण अपरिपक्व व असभ्य हैं। उन्हें किसी भी बाह्य शब्द भंडार द्वारा ऐसी स्थिति में संवर्धित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में उस भाषा द्वारा किसी अन्य भाषा के साहित्य एवं विज्ञान के अनुवाद की कल्पना कर पाना असंभव है। अच्छा भाई, पूरी बात कह रहे हैं। और दूसरी बात, अंग्रेजी भाषा क्या कह रहा है अपनी भाषा के लिए? यह भाषा पाश्चात्य भाषाओं में सर्वोपरि है। जो इस भाषा को जानता है वो नेता बन जाता है। जो इस भाषा को जानता है वह सुगमता से उस विशाल भंडार को प्राप्त कर लेता है जिसकी रचना विश्व के
श्रेष्ठतम व्यक्तियों ने की है। बिल्कुल आप देख रहे हैं किस प्रकार से अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हैं ये। और कुल मिलाकर के ये जो शिक्षा पद्धति ये देना चाहता है और कहता है कि अंग्रेजी तो शासकों की भाषा है, जो शासक है उसकी भाषा अंग्रेजी शासकों की भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी अगर भारत को करना है तो भी उसे शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही बनाना पड़ेगा। और अब तो भारत के उच्च वर्ग के लोग भी अंग्रेजी भाषा में ही बोलते हैं। उन्होंने कहता है कि प्रबुद्ध भारतीय राजा राम मोहन राय भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि भारतीय विकास और उत्थान के लिए अंग्रेजी सीखना आवश्यक है। तो इस तरीके से अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। और सारी बातें उच्च वर्ग के लिए क्या कहता है ये, उच्च वर्ग की जो बात हुई है, तो आप सभी निस्यंदन सिद्धांत की बात कह रहा है कि हम ऐसे एक वर्ग की निर्माण करना चाहते हैं। ये देखिए कह रहा है कि अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने का हमारा जो अभिप्राय है वो इस देश में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जो रक्त और रंग में तो भारतीय हो, परंतु वह रुचियों, विचारों, नैतिकता एवं विद्वता से अंग्रेज जैसा हो। ऐसी कुल मिलाकर के ये भारतीयों को शिक्षित नहीं करने आए थे, भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए अपनी शिक्षा नीति प्रस्तुत करने वाला था, जिससे वो सिर्फ और ऐसे एक वर्ग का निर्माण करना चाहता था जिससे अंग्रेज कम्युनिकेट कर सकें भारत के वास्तविक लोगों से या यहाँ के लोगों से। कहता भी है कि हम एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना इससे जो चाहते हैं जो अंग्रेज और भारत की आम जनता के बीच एक मैसेंजर का कार्य करेंगे, और हमें एक बाबू वर्ग भी मिल जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। और धीरे धीरे जो हमारे पाश्चात्य संस्कार हैं इनके उच्च वर्ग में आएंगे और इनके संपर्क से आते आते निम्न वर्ग के लोगों में भी पहुंच जाएंगे। आखिरी जो ये धार्मिक तटस्थता की बात करता है, शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की जो बात कर रहा है, वैसे तो पाश्चात्य ईसाई धर्म और पाश्चात्य यूरोपियन संस्कृति और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रसार कर भारतीयों को पाश्चात्य जामा पहनाने का यह समर्थक था, लेकिन वह यह कार्य बहुत चतुराई से करना चाहता था। वह जान रहा था कि यदि इन सब के लिए सीधे और जबरन प्रयास किया गया तो भारतीय अपने धर्म की रक्षा और उसके प्रसार के लिए क्रियाशील हो जाएंगे, और क्रियाशील होने के बाद क्या होगा, मार भगा देंगे हमको। ठीक है, इसीलिए उसने कहा कि विद्यालय में किसी भी धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से नहीं दी जानी चाहिए। मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि सारे के सारे ईसाई हो जाएंगे, तुम बिना वजह ढोल, ईसाई मिशनरियों को उसका एक संदेश था कि बिना वजह आप ढोल मत पीटिए, मैंने बहुत अच्छी तरीके से कर दी है। तो इन सब नीतियों के साथ वो अपने सुझाव गवर्नर जनरल को 7 मार्च 1835 को प्रस्तुत कर देता है। और इस तरीके से जो विलियम बेंटिक साहब हैं, विलियम बेंटिक साहब 7 मार्च को अपनी शिक्षा नीति प्रस्तुत करते हैं सिफारिशें, और इन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए जो निर्धारित धनराशि है उसका सर्वोत्तम प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए किया जाएगा। All government fund appropriated for the purpose of education would be best employed on English education alone. Government Proclamation of 1835। उसने कहा कि संस्कृत जो ये अपनी शिक्षा नीति प्रस्तुत कर रहे हैं बेंटिक साहब, उसकी ये बातें हैं। संस्कृत, अरबी और फारसी की शिक्षण संस्थाओं को बंद फिलहाल नहीं करेंगे। उनके शिक्षक और के वेतन और छात्रवृत्तियाँ फिलहाल मिलती रहेंगी, लेकिन हम प्राच्य साहित्य के मुद्रण यानी प्रिंटिंग और छपाई पर कोई खर्चा नहीं करने वाले, और जो ये पैसा बचने वाला है वो पैसा हम अंग्रेजी भाषा और साहित्य के और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा पर व्यय करेंगे। तो ये 3-4 बातें कहता है कि जो भी पैसा है वो हम अंग्रेजी शिक्षा के लिए खर्च करेंगे, फिलहाल स्कूल बंद नहीं करेंगे, लेकिन इनकी किताबें नहीं छापेंगे। मतलब कुल मिलाकर के बेवकूफ़े बनाने वाला बात है। तो क्या परिणाम हुए, प्रश्न पूछा जाता है। तो पूरी तरीके से भारत में अंग्रेजी माध्यम की अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हो गई, और भारतीय पाठ्यचर्या में प्राच्य भाषा और साहित्य और ज्ञान विज्ञान के स्थान पर जहाँ पर सुश्रुत संहिता पढ़ाई जा रही थी, वहाँ पर अब अंग्रेजी मेडिकल साइंस पढ़ाई जाएगी, और रूसो और प्लेटो और सुकरात पढ़ाया जाएगा। तब से हम लोग अभी तक पढ़ते भी चले आ रहे हैं। ठीक है, और पाश्चात्य भाषा और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को स्थान प्राप्त हो गया, और वो चलता चला आ रहा है अभी तक भी। कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार की इसे प्रथम औपचारिक नीति कहा जा सकता है।
और इसी में एक शब्द क्वाइन होता है उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं की जो व्यवस्था की गई उसे नाम दिया गया निस्यंदन सिद्धांत। निस्यंदन सिद्धांत क्या है पूछा जाता है तो एक ऑथर मेहू साहब हैं, वो लिखते हैं कि शिक्षा ऊपर से प्रवेश करके जनसाधारण तक पहुंचनी थी। लाभप्रद ज्ञान भारत के सर्वोच्च वर्गों से बूंद बूंद करके नीचे टपकता है, यानी उच्च वर्ग के संपर्क में आकर के निम्न वर्ग स्वतः ही शिक्षित हो जाएंगे। मतलब उच्च वर्ग जब सीखा सिखाया रहेगा तो वो निम्न वर्ग के जो लोग उनको पढ़ाने का काम करेगा, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। अब जो पढ़ा वो खुद ही पढ़ा रह गया, किसी को पढ़ाया उसने नहीं। प्रश्न का भी पूछा गया है कि निस्यंदन सिद्धांत के समर्थक कौन कौन से हैं, तो मैकाले तो पूरी तरीके से समर्थक है ही है, अकेला मैकाले नहीं है, ईसाई मिशनरियाँ भी यही चाहती थी। और जो बम्बई के गवर्नर की काउंसिल का एक सदस्य फ्रांसिस वार्डन था वो भी इसी बात का समर्थक था। जिस धार्मिक तटस्थता की नीति ये मैकाले अपना रहा है और वो ये काम बड़ी चतुराई से कर रहा है, अगर ज़बरदस्ती किया गया तो जाहिर सी बात है कि भारतीय क्रियाशील हो जाएंगे और अंग्रेजी शासन का विरोध करना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन इसकी पूरी तरीके से इसका जो मस्तिष्क था वो उसके पत्र में देखने को मिलता है। उसने 1836 में अपने पिता को एक पत्र लिखा और पत्र में कहता है कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा की यह नीति सफल हो गई तो 30 वर्ष के अंदर बंगाल में उच्च घराने में एक भी मूर्ति पूजक शेष नहीं रह जाएगा। जो मैं व्यवस्था करके आ रहा हूँ उसमें 30 साल में कोई भी मूर्ति पूजक बचेगा नहीं। लेकिन मैकाले जैसे पता नहीं कितने आए और चले गए और आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन भारतीयों को भारतीय संस्कृति से कोई दूर नहीं कर पाएगा। ये ऐतिहासिक तथ्य भी है कि वैदिक कालीन से चलने वाले गुरुकुल शिक्षण संस्थान वो वैदिक काल में तो अपने समृद्धि पर थे ही, बौद्ध काल में भी इनका थोड़ा सा इनका जो कीर्ति थी कम पड़ी, लेकिन चलते रहे, बौद्ध काल में भी चलते रहे। मुस्लिम काल में दमनकारी नीति, शोषण, गला काट स्थिति में भी गुरुकुल शिक्षा पद्धति चलती रही, उसका बाल बाका कोई नहीं कर सका। हाँ, वैभव कम हुआ। और यही व्यवस्थाएं आपके ब्रिटिश काल तक भी, इतनी व्यवस्था करने के बाद भी इसने क्या किया कि जो ये देखा कि इस तरीके से देसी स्कूल बंद करा दिए जाएंगे तभी हम अपनी संस्कृति का व्यापक प्रचार प्रसार कर सकेंगे, इससे इसने पूरी तरीके से वो स्कूल बंद करा दिए। जिन्होंने स्कूल नहीं बंद किया उनको मरवा दिया गया, उनके साहित्यों को जलवा दिया गया। इस तरीके से ये अपनी शिक्षा पद्धति पूरी तरीके से लागू करने में सफल हो पाया। इन्हीं के साथ एक विलियम एडम्स साहब थे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है परंतु चर्चा करना जरूरी है। एडम्स ने अपनी शिक्षा संबंधी जो नीति थी वो 3 खंडों में प्रस्तुत की। फिलहाल शिक्षा संबंधी जो सर्वेक्षण था वो देसी शिक्षा संबंधी जो किस तरीके के देसी स्कूल भारत में चल रहे हैं वो उसका सबसे पहली जांच जो थी वो फिलहाल तो मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो थे जिन्होंने 1822 से प्रारंभ की थी। फिलहाल बंगाल में एडम्स को ये काम मिला हुआ है और एडम्स ने अपने पहले प्रतिवेदन में बंगाल और बिहार के लगभग 1 लाख ग्रामीण विद्यालयों की चर्चा की है। दूसरे प्रतिवेदन में इसने दूसरा प्रतिवेदन इसका दिसंबर 1836 में आया है, उसमें इसने राजशाही जिले के एक थाना बतौर में विस्तार से जांच की है। इसमें भी इसने कहा है कि लगभग 27 प्राथमिक विद्यालय और कई सारे बातें इन्होंने कही। और तीसरी और काफ़ी विस्तृत रिपोर्ट इसने फरवरी 1938 में प्रस्तुत की है जिसमें मुर्शिदाबाद, वीरभूमि, वर्धमान, दक्षिण बिहार और तिरहुत जिलों के शिक्षा संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और सुधार के लिए अपनी प्रस्थापनाएँ भी प्रस्तुत की हैं। तो फिलहाल जो विलियम बेंटिक थे वो अपनी शिक्षा नीति प्रस्तुत करके चले गए। जब एडम आए इन्होंने जो अपनी शिक्षा नीति प्रस्तुत की 3 भागों में, तब तक नए गवर्नर जनरल भारत में आ चुके थे और वो नए गवर्नर जनरल थे ऑकलैंड। गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने अपनी जो इस विवाद को पढ़ा और चर्चा की तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, जो ये झगड़ा हो रहा है उसको मैं हल कर दूंगा, सब पैसे का खेल है। तो इसने कहा बिल्कुल मैं हल करता हूं, देखो कैसे हल करता हूं, आइए देखिए। तो इसने 24 नवंबर 1839 कब
1935 के बाद 4 साल बाद 1839 को अपनी शिक्षा संबंधी घोषणा की। उसमें इसने प्राच्य साहित्य के विकास के लिए यानी मुद्रण और प्रचार के लिए 31,000 रुपये प्रति वर्ष देने की बात कही। यानी 1 लाख रुपया वो प्रतिवर्ष था और वो 10 लाख रुपया भी प्रतिवर्ष था। ठीक है, अब इसने कहा है कि हम प्राच्य साहित्यों का भी महत्व है और प्राच्य साहित्यों को भी हम चालू रखेंगे और इनके मुद्रण पर, इनके प्रचार प्रसार के लिए 31,000 रुपये की व्यवस्था भी करेंगे और इनके जो विद्यालय के जो शिक्षक हैं इनको भी हम सम्मानजनक वेतन देंगे और लगभग पढ़ने वाले 25% छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी और प्राच्य जो विद्यालय हैं उनको चलने दिया जाएगा, इनको बंद नहीं किया जाएगा। फिलहाल ये पूरी तरीके से एक प्रकार से फैशन भी हो गया था और लोग अंग्रेजी माध्यम के ही विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा उचित मानते, आज भी मानने लगे हैं और इसी तरीके से पूर्व में भी ये प्रचलन प्रारंभ हो चुका था। तो अगला क्वेश्चन, इस 31,000 रुपये की प्राप्ति के बाद प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जो विवाद चल रहा था वो लगभग अंत हुआ। प्रश्न बनता है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत कब हुआ? तो 1839 यानी ऑकलैंड की शिक्षा नीति से, और इस विवाद का भी अंत हुआ और प्राच्य साहित्यों को थोड़ा सा प्रोत्साहन भी मिलता है। कई लोगों ने इनका आलोचना भी की है, कई लोगों ने इनकी प्रशंसा भी की है। कई स्टेटमेंट्स परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए देख लेते हैं। डॉक्टर एलन मुखर्जी हैं, लिखते हैं कि लॉर्ड ऑकलैंड को इस बात का अभिमान था कि उसने 31,000 रुपये प्रतिवर्ष की मामूली रकम अधिक व्यय करके उत्तेजित विवाद का अंत कर दिया। यानी जाहिर सी बात है कि ऑकलैंड के नीति से ही प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत हुआ है। ये स्टेटमेंट इसका आपको स्टेटमेंट इसे रेफरेंस देता है। और ये भी अब आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन आ चुका है कि जन शिक्षा की व्यवस्था कब से हुई है? तो जन शिक्षा की व्यवस्था ये भी नहीं कर रहे हैं, ये भी निस्यंदन सिद्धांत के ही समर्थक हैं और ये भी कहते हैं कि उच्च वर्ग को ही शिक्षा देना चाहिए। सरकार के प्रयास समाज के उन उच्च वर्ग के उच्च शिक्षा का प्रसार करने तक सीमित रहने चाहिए जिनके पास अध्ययन के लिए अवकाश है और जिनकी संस्कृति छन छन कर जनसाधारण तक पहुंचेगी। यानी ये भी निस्यंदन सिद्धांत के समर्थक हैं। अब चूँकि भारत देश में तो हर प्रकार के लोग हैं और हम तो सबको क्षमा करने की हमारे एक पद्धति भी है। दादा भाई नौरोजी ने मैकाले के इतने क्रूर प्रयासों को भी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि मैकाले द्वारा भारतीय संस्कृति पर लगाए गए आक्षेपों को हमें उदारतापूर्वक भुला देना चाहिए, उसे अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा कर देना चाहिए क्योंकि उसके इरादे बुरे नहीं थे, वह भारत की उन्नति करना चाहता था। अब कैसी उन्नति करना चाहता था वो तो समय बता ही रहा है। नूरुल्लाह और नायक ने लेकिन इसका खंडन किया और कहा कि मैकाले को उन्नति के मार्ग का प्रदर्शक कहना नितांत अतिशयोक्तिपूर्ण है। इस तरीके से आपने 1833 का आज्ञा पत्र पढ़ा जिसमें 10 लाख रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गई थी। वीडियो भी समाप्त नहीं हुआ है। 1833 के में 10 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। मैकाले 10 जून 1834 को भारत में आया है। उसने शिक्षा संबंधी यानी तीनों धनराशि कहा कि जहाँ मन हो वहाँ खर्चा करेंगे। साहित्य की व्याख्या करते हुए कहा कि इसमें प्राच्य साहित्य और पाश्चात्य साहित्य दोनों आते हैं। विद्वान के लिए कहा कि इसमें भारतीय भाषाओं के विद्वान के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य का विद्वान भी आता है। और इस विवाद की व्याख्या करने यानी इन शब्दों की व्याख्या करने के बाद इसने अपना शिक्षा संबंधी जो सुझाव था वो भी गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक को प्रस्तुत किया है और बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति फिर लागू करी है 1835 में, जिसको आपने देखा है। और उसके पश्चात फिर उसी समय कुछ एक और प्रशासनिक बड़ा कार्य होता है। आइए देख लेते हैं। 1833 से 53, क्योंकि 20 साल बाद की शिक्षा नीति 1854 वुड का घोषणा पत्र हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो उससे पहले इसके क्रम को जोड़ने का प्रयास करें तो कहा जाए कि लोक शिक्षा समिति 1823 में बन गई थी। पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1851 में हो गई थी। एक कार्य और हुआ है, ये जो बंगाल का जो क्षेत्रफल था वो काफ़ी दूर तक था। इस बंगाल से एक उत्तर पश्चिम प्रदेश को 1842 में अलग किया गया, जहां हम लोग यानी उत्तर प्रदेश जो इस समय वर्तमान का है उसको 1842 में अलग किया गया। अब अलग प्रांत बन रहा है तो एक नया गवर्नर बनेगा।
तो 1842 में जब अलग एक प्रांत बना है तो थॉमसन, जेम्स थॉमसन, टॉमसन लिखा हुआ है क्योंकि कुछ किताबों में मैंने टॉमसन पढ़ा है। मालती सारस्वत की ये पुस्तक थी जिसमें टॉमसन है, बाकी अन्य किताबों में जब मैंने देखा तो वो थॉमसन लिखा हुआ है। कई सारे इतिहास की भी किताबों में आप चाहे तो R.L. शुक्ला की आधुनिक भारत का इतिहास भी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रकाशन से छपी हुई है, उनकी किताब में भी थॉमसन शब्द लिखा हुआ है, और भी किताबें जो हैं उनमें भी थॉमसन लिखा हुआ है, तो आप लोग थॉमसन पढ़िएगा। टॉमसन इसमें फ़िलहाल लिखा हुआ है। तो 1843 में जेम्स थॉमसन को इस प्रदेश का गवर्नर बनाया और उसने अपने देश में कुछ शिक्षा नीति लागू करी है जिसे थॉमसन योजना के नाम से जाना जाता है। क्या कहता है ये? इसने कहा कि 200 घरों पर 200 घर वाले जो ग्राम हैं उनमें हम एक स्कूल स्थापित करेंगे और शिक्षकों की जो स्थिति इस समय बहुत बदतर हो चुकी है उसको हम सुधारने के लिए जागीर देने का प्रस्ताव रखते हैं। और इस थॉमसन के इस प्रयासों से इसे आप थॉमसन कहिएगा, ठीक है, थॉमसन, ठीक। थॉमसन के इस प्रयासों से इसे आधुनिक प्राथमिक शिक्षा का जनक भी माना जाता है, ठीक है। तो आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट को, आधुनिक प्राथमिक शिक्षा का जनक थॉमसन को माना जाएगा। और इनके इस थॉमसन योजना के फलस्वरूप हमने 2 प्रकार के विद्यालय देखें, तहसीली और हल्काबंदी स्कूल यहाँ पर देखा है। और यही योजना लगभग 1851 में पंजाब प्रांत में भी लागू होगी और 1854 से लागू हो जाएगी। अगले 20 साल बाद 1854 में हम लोग वुड के घोषणा पत्र की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।